नमस्कार साथियों, हमारे इस बार आपके शब्द कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ वरिष्ठ कथाकार राम कुमार तिवारी जी की कहानी संग्रह कुतुब एक्सप्रेस से कहानी रहने की जगह। साथियों, आपको बता दूं कि हमारा अभियान हिंदी और साहित्य जन जन तक। आप सभी हमारे इस अभियान से जुड़े और साथियों को जोड़ें। प्रस्तुति सृजन लोक प्रकाशन। रहने की जगह। हवा इतनी ठंडी और तेज थी कि विपरीत दिशा में चलना सुख की तरह था। दिनेश की इच्छा पान खाने की हुई। पान की गुमटी के पास बलदेव खड़ा था। दिनेश ने बलदेव को देखते ही कहा, मुझे जमीन मिल गई। बलदेव की आंखें आश्चर्य मिश्रित औपचारिकता में फैली और फिर आगे सुनने के लिए स्थिर हो गई। इसी बीच बगल में चाय की गुमटी के पास खड़ा आदमी गिरते गिरते अचंभे की तरह दिनेश के सामने खड़ा हो गया। कहाँ है? कहाँ है? उसने कुछ इस तरह पूछा जैसे वह जमीन पर नहीं हवा में लटका हो। बसंत बिहार में है। बाजार बामुश्किल आधा किलोमीटर होगा। मैं बहुत दिनों से जमीन के लिए भटक रहा था। दिनेश का कहा सुनकर वह बिना कुछ बोले चुपचाप चला गया। उसकी चाल में एक अव्यक्त दृढ़ता थी। वह नीली बदियों वाली हवाई चप्पल पहने था और उसका पायजामा सामान्य से कुछ ऊंचा था। पायजामा कम कपड़े की वजह से कुछ ऊंचा सिला होगा, जो पहले ही धुलाई में सिकुड़कर कुछ और ऊंचा हो गया होगा। धुलने से पैजामे का कद ऊंचा हो गया था, लेकिन आदमी की स्थिति कुछ गिरी सी गई थी, जिसे उसकी मनस्थिति ने संभाल लिया था। वह अस्वाभाविक नहीं लग रहा था। चलते चलते वह अपने पहनावा दिखने और होने से बहुत दूर निकल गया था। दिनेश ने उस दिशा की सड़क को देखा जिसमें वह उछल हो गया था। आज दिनेश को शहर की भीड़ से उकताहट नहीं हो रही थी। उसने चलते चलते पान की पीक छोड़ी जो सरकारी अस्पताल की टूटी दीवार के उस पार तक गई। उसे अपने फेफड़ों में अधिक हवा का होना अनुभव हुआ। वह लंबे लंबे कदम बढ़ाता घर की ओर चल दिया। घर में बैठक की खिड़की खुली थी और पर्दा हवा में उड़ रहा था। सामने की दीवार पर कैलेंडर टंगा था जिसमें एक सुंदर मकान की तस्वीर थी। हवा में कैलेंडर के साथ साथ मकान भी उड़ रहा था। दिनेश को तस्वीर का मकान किसी शिशु की तरह दिखा, जिसे कोई हवा में उछाल उछाल कर खिला रहा हो। दिनेश को रात में पेशाब के लिए बाहर जाना पड़ता है। बिस्तर का चादर ठीक करते करते वह सोचने लगा, मकान में अपने बेडरूम से अटैच बाथरूम बनवाऊंगा। पेशाब के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कपड़े बदलने के लिए वह पायजामा खोजने लगा। जैसे ही उसने पायजामा पहना तो उसे लगा पायजामा कुछ ऊंचा है और वह अजीब सा दिख रहा है। उसने नाड़ा खोलकर पैजामे को नीचे खिसका कर फिर से बांधा और संतुष्ट हो गया। अगले रोज सड़क के किनारे फुटपाथ पर पेड़ों की पौध बेचने वाला बैठा था। दिनेश को वही चाय की गुमटी वाला आदमी पौधों के पास खड़ा दिखा। दिनेश ने उसके पास जाकर कहा, कैसे हो? ठीक हूं। क्या पौधे ले रहे हो? नहीं, देख रहा हूं। लेकर क्या करूंगा? कहाँ लगाऊंगा? क्यों, तुम्हारी जमीन नहीं है? नहीं, मेरी कोई जमीन नहीं है।
और ना ही मेरे पिता की कोई जमीन थी। मुझे आश्चर्य होता है कि बिना जमीन के हम कैसे पैदा हो गए। वह एक स्वस्थ नीम के पौधों को हाथों में लिए था, जिनमें से एक सुंदर पेड़ का आकार आने वाले समय में फैल रहा था। उसने पौधे को देखते हुए कहा, यह कितना सुंदर है। दिनेश ने उसका मन रखने के लिए कहा, इसे ले लो, जहां रहते हो वही किसी खाली जगह में लगा देना। उसने दिनेश की आंखों में देखते हुए कहा, इससे क्या होगा? क्या यह जिंदा रहेगा? जिसकी अपनी जमीन नहीं होती और किसी तरह भी नहीं बचता, बस बचा हुआ सा दिखता है। पेड़ों की अपनी जमीन होनी चाहिए। वे अकाल मौत मर रहे हैं। जहां तुम खड़े हो, 12 वर्ष पहले यहां घना जंगल था। शाम के बाद आने में डर लगता था, लेकिन यह जमीन उन पेड़ों की नहीं थी, सो वे नहीं रहे। उसकी बातें सुनकर दिनेश को विश्वास नहीं हुआ। यह सब जो उसने अभी अभी सुना है, उसे वही चाय की गुमटी वाले आदमी ने ही बोला है। वह विस्मय से उसे देखता रह गया और फिर कुछ देर बाद महज बात को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उसने कहा, आज ना जाने कितने आदमियों के पास रहने के लिए कमरे की जगह नहीं है। पेड़ों के लिए जमीन की चिंता कौन करेगा? चिंता तो करनी पड़ेगी। पेड़ों की अपनी जमीन नहीं होगी तो लोगों को बिना पेड़ों के रहना पड़ेगा और यह आत्महत्या ही होगी। दिनेश को उसकी बात समझ में नहीं आई। उसने दिनेश की आंखों में देखते हुए फिर कहा, क्या तुम्हें पता है कि यह पेड़ जिसके नीचे हम खड़े हैं क्यों जिंदा है? क्योंकि यह आदमी के आदेश से खड़ा है। जो स्वतंत्र होगा उसे कभी भी मारा जा सकता है। तुमने गर्मी के दिनों में प्याऊ में पानी पिलाते किसी बूढ़े बच्चे या स्त्री को देखा होगा। यह पेड़ वैसा ही है, इसलिए जिंदा है। एक दिन तुम देखना, ये सड़क चौड़ी होगी और यह पेड़ नहीं रहेगा। सड़क का चौड़ा होना जरूरी है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। अपने ही शहर में औसतन 4-5 आदमी रोज मरते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए पेड़ जिम्मेदार नहीं, लोग अपनी मौत ही मर रहे हैं। जो भी हो, पहले आदमी अपने बचने के लिए जो जरूरी है वही करेगा, बाद में दूसरी बातों के बारे में सोचेगा। दिनेश की बात सुनकर उसने थोड़े आवेश में आकर कहा, आज तक आदमी अपने लिए ही करता आ रहा है, फिर भी उसका मन नहीं भरा। उसने हवा, पानी, अन्न सभी कुछ दूषित कर दिया, यहां तक कि अपना चित्त भी। मुझे उसकी वैज्ञानिक दृष्टि और विकास की अवधारणा कुछ भी समझ में नहीं आती। वे इस तरह इकहरी और विखंडित है कि समूची दृष्टि को एक अंतहीन असंतुलन की ओर धकेल रही है। उसके जुटाए तथ्य मुझे डरावने घपले की तरह लगते हैं और उसकी गढ़ी तमाम परिभाषाएं झूठी नजर आती हैं। कहते कहते वह चुप हो गया। दिनेश ने समझाने वाले अंदाज में कहा, अगर इस विकास को जिसे तुम जी रहे हो नकार दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? दिनेश का कहा सुनकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान की छाया आई, जिसे देखने के पहले ही उसके चेहरे ने सोख लिया। उसने अपने हाथ के पौधे को जमीन पर रख दिया। पौधा रखते ही एक पल में उसका चेहरा अपनी पुरानी आकृति में लौट आया। उसे देखकर दिनेश की आंखें सहज हो गई। उनमें वही पुरानी पहचान लौट आई जो पहले से दिनेश की आंखों में थी। देखते देखते उसके चेहरे में अजीब उदासी का भाव आया और वह चल पड़ा। उसकी भाव दशा देखकर दिनेश को पक्का विश्वास हो गया कि वह सामान्य नहीं है। उसके ऊपर किसी प्रेत की छाया तो नहीं हो सकता। उसके ऊपर जमीन या पेड़ के प्रेत की छाया हो, यह कैसे हो सकता है? वह मन ही मन बुदबुदाया, प्रेत तो केवल आदमी का होता है। दिनेश घर लौटा तो पत्नी ने मकान के नक्शे के बारे में पूछा। वह नगर निगम जाना भूल गया था। उसने कहा, कल पता करूंगा। सोते समय दिनेश की आंखों में एकाएक उसी आदमी का चेहरा आ गया।
एक पल को उसे लगा कि कहीं वह आदमी उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। फिर वह अपनी सोच को उल्टा करके सोचने लगा, कहीं मैं स्वयं ही तो उसके पीछे नहीं पड़ गया हूँ। उसके चेहरे से कब दिनेश अपने चेहरे की खोज में बीते हुए जीवन में निकल गया, उसे पता नहीं चला। एक दिन दिनेश के मकान का नक्शा पास हो गया, लेकिन उसे खुशी नहीं हुई, बस राहत भर महसूस हुई। पर नगर निगम की औपचारिकताएं पूरी करते करते इतना थक गया था कि नक्शा पास होने की खुशी कब छिज गई पता नहीं चला। नक्शा पास होने के बाद दिनेश मकान के लिए ऋण के वास्ते बैंक जाने लगा। बैंक दूसरी दिशा में होने के कारण उसके आने जाने में बदलाव आ गया। उसके अंदर अजीब सी रिक्तता, थकान और ऊब घिरने लगी, जिसे वह स्वयं नहीं समझ पा रहा था। शाम को आसमान में हल्की बदली छाई हुई थी, जिसमें सूरज की किरणें डूबने से पहले रंग और प्रकाश के अनगिन खेल खेल रही थी। बिजली के तारों पर कुछ चिड़ियां कतार में बैठी थी और एक नीलकंठ आकाश में अपनी उड़ान की करतब दिखा रहा था। बरामदे की कुर्सी पर बैठा दिनेश कुछ समय के लिए अपने से छिटक कर हो रही शाम में खो गया। पत्नी की आवाज से दिनेश अपने में लौट गया। पत्नी के हाथों में चाय के 2 प्याले थे। एक प्याला चाय दिनेश की ओर बढ़ाकर वह पास ही में पड़ी खाली कुर्सी पर बैठ गई। चाय का घूंट लेकर पत्नी ने कहा, मैं मिसेज गुप्ता का नया मकान देखने गई थी। अच्छा बना है, लक्ष्मी बिल्डर्स ने बनाया है। तुम भी देख लो और अगर पसंद आ जाए तो बात कर लो। पत्नी की बात सुनकर दिनेश ने कहा, ठीक है, गुप्ता जी से बात कर लूंगा। अंदर किसी चीज के गिरने की आवाज आई तो पत्नी उठकर अंदर जाने लगी। जाते जाते गहरी सांस ली और कहा, कब वह दिन आएगा जब अपने घर के बरामदे में बैठकर चाय पीऊंगी। दूसरे दिन दिनेश गुप्ता जी के यहाँ से लौट रहा था। एकाएक उसकी नजर बगल वाली गली में चली गई। गली में वही चाय की गुमटी वाला आदमी दिखा। उसके पीछे कुत्ते लगे थे और वह बदहवास हवा में भाग रहा था। दिनेश सड़क से उतरकर गली की ओर दौड़ा। गली में वह दूर दूर नजर नहीं आया। कुछ देर तक वह यूं ही खड़ा रहा, फिर चुपचाप लौट आया। लौटते हुए बस सोचने लगा, उसे जमीन नहीं मिली है। जमीन मिल जाए तो उसका भटकना थम जाएगा। जमीन के लिए पैसे चाहिए। पास में पैसे हो तो किसी की भी जमीन खरीदी जा सकती है। उसने चारों ओर कुछ इस तरह देखा जैसे वह मनुष्य जाति की अर्जित जमीन को किसी विराट दृष्टि से देख रहा हो। उसके देखने में एकाएक पास खड़े आदमी की चीख सुनाई दी। नजर मिलते ही उसने कहा, माफ करना, मुझे धूल धुएं से एलर्जी है। उसकी बात सुनकर दिनेश अपने स्वभाव के विपरीत अकारण सा कुछ तीखे स्वर में बोला, आप कह रहे हैं सो ठीक है, लेकिन आपको ठीक ठीक पता नहीं। मैं बताता हूं, आपको धूल धुएं से नहीं, आदमी से एलर्जी है। आदमी से एलर्जी है या धूल धुआं आदमी का ही है। जैसे कुछ दिनों से मुझे खुद अपने आप से एलर्जी होती जा रही है। क्योंकि मैं भी एक आदमी हूं तो मुझे भी आदमी से ही एलर्जी हुई ना। यह बहुत त्रासद स्थिति है। हो सकता है या कुछ ना हो सिवाय एक तरह के मनोरोग के, या इसका उपचार एकदम भिन्न हो। अबूझ हमारे सामर्थ्य से बाहर और हम एक एलर्जिक जीवन जीने के लिए अभिशप्त हों। यह भी हो सकता है हम इस तरह अभ्यस्त हो जाएं कि हमें कभी अभिशप्तता ही महसूस ना हो और हम उम्र दर उम्र एक ही तरह की सुखों में सुख और एक ही तरह के दुखों में दुख ढूंढते रहें। छींकने वाले आदमी की सांस अंदर नहीं जा रही थी। वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने पैंट की जेब से इनहेलर निकाला, 3-4 स्ट्रोक लिए और फिर इस तरह चल दिया जैसे उसका दिनेश से किसी प्रकार का संवाद ही ना हुआ हो। दिनेश भी अपने घर की ओर चल दिया। वह एक तरह से ठीक ही रहा कि छींकने वाला आदमी दूसरी दिशा में गया, नहीं तो बहुत दूर तक दिनेश के दिलो दिमाग में अटका रहता। आजकल दिनेश में अजीब परिवर्तन आया है। कभी कभी तो उसे स्वयं की उपस्थिति भी किसी दूसरे जन्म की स्मृति से अनुभव होती है और कभी बहुत
पास का व्यक्ति बहुत दूर से गुजरता हुआ सा दिखता है। कई दिनों के बाद एक दिन दिनेश की उम्र में उसका मकान कभी देखे गए सपने में से निकलकर सामने आ गया। अजीब बात है, अब जब मकान सामने है तो उसे अपने सपने का मकान विहीन हो जाना एक दुख की तरह घेरने लगा। वह हैरान है, जीवन में कितनी तेजी से बहुत कुछ घट रहा है, उजागर हो रहा है, चीज रहा है। दिनेश के यहाँ अपने मकान में रहने का सुख धीरे धीरे शांत होकर सब हो गया। बारिश में बैठक की छत में सीलन उतर उतर कर बूंद बूंद टपकने लगी। इसमें दिनेश की छोटी बेटी को एक खेल मिल गया। वह बड़ी उत्सुकता से छत में झिलमिलाती बूंदों को देखती और जैसे ही वे गिरती वे उन्हें लपकने की कोशिश करती। दिनेश का बेटा गीली फर्श पर फिसल कर बार बार गिर जाता और जब भी गिरता दिनेश की बिटिया बूंदों को लपकना छोड़ ताली बजाकर हंसने लगती। पत्नी जब कहते कहते थक गई तो एक दिन दिनेश छत ठीक करवाने के लिए किसी कुशल कारीगर की तलाश में बाहर निकला। आसमान में बादल थे, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जब वह काल पहाड़ी के पास से गुजरा तो उसकी नजर पहाड़ी के शिखर पर गई। पहाड़ी के ऊपर आधारशिला पर वही चाय की गुमटी वाला आदमी खड़ा था। दिनेश का मन उसे आवाज देने को हुआ, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गया कि वहां आवाज कहां पहुंचेगी। वह बहुत देर तक खड़ा रहा। उसे उम्मीद थी कि वह नीचे की ओर देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह दूर ही देखता रहा। बारिश तेज हो गई तो दिनेश वहां से चल दिया। चलते चलते उसने एक बार फिर ऊपर देखा तो बारिश में कुछ दिखाई नहीं दिया। रात में मूसलाधार बारिश हुई। सुबह अखबार में खबर छपी कि बारिश में काल पहाड़ी की आधारशिला ढह गई, लेकिन कोई जानहानि नहीं हुई। दिनेश खबर पढ़कर काल पहाड़ी की ओर दौड़ा। अभी भी हल्की बारिश हो रही थी। सड़क के ऊपर पहाड़ी का मलबा पड़ा था। न जाने क्यों दिनेश को लग रहा था कि जानहानि हुई है। मलबे में वही आदमी दबा है जो दूर दूर तक देख रहा था। कुछ भ्रम सच्चाई के इतने पास होते हैं कि जीवन में अटक जाते हैं। वह पहाड़ी से नीचे उतरती बस्ती में चला गया, इस आस में कि वह किसी से पूछने पर शायद कुछ पता चले। बस्ती झोपड़पट्टी की थी, जिसकी गलियों में नाले का उलट पानी बह रहा था। एक बुजुर्ग अपनी अधबुझी बीड़ी को बार बार सुलगा रहा था, लेकिन वह जल नहीं रही थी। उसकी तलब में इतनी तंगी थी कि उससे कुछ पूछना संभव नहीं था। बगल के घर से एक महिला नंग धड़ंग बच्चे को टांगे हुए निकली और उसने बच्चे को पानी की धार में टट्टी करने बिठा दिया। दिनेश को पानी में चलने से घिन आने लगी और वह पानी की धार से तेज चलता हुआ ऊपर सड़क पर आ गया। दिनेश सड़क पर चला जा रहा था। सड़क किनारे उसे नीली बद्धी वाली हवाई चप्पल उल्टी पड़ी हुई दिखाई दी। वह रुक गया। उसे लगा यह चप्पल उसी आदमी की है और वह चप्पल पहने पूरा का पूरा जमीन में धंसा है। उसने चप्पल सीधी की तो वह आदमी जमीन से निकलकर एक पल के लिए सामने खड़ा हो गया। दिनेश की तंद्रा टूटी। किसी के हंसने की आवाज थी। उसने झटके से चप्पल को वहीं छोड़ा और तेज चलता हुआ दूर निकल गया। वह न जाने कहां यूं ही चलता रहा। उसे शहर में जगह जगह छुटी हुई चप्पलें मिली। वह सकते में आ गया। उसकी आंखें फट सी गई। उसने एक आदमी को रोक कर पूछा, क्या शहर में कोई दंगा फसाद हुआ है? उस आदमी को उसके पूछने से आश्चर्य हुआ। उसने कहा, नहीं, कुछ होता तो अखबार में नहीं आता। तुम किस शहर की बात कर रहे हो? इसी शहर की। कहाँ के रहने वाले हो? दिनेश ने कुछ हकला कर कहा, यही का, बसंत विहार में रहता हूं। उस आदमी ने दिनेश को घूर कर देखा और कुछ सोचने लगा, कहीं आप पागल तो नहीं है? दिनेश कुछ देर तक चौराहे पर खड़ा रहा। लोग तेजी से आ जा रहे थे। इस आमद रफ्त में एक आदमी ने सड़क इस तरह पार की जैसे पूरी सड़क सूनी हो। एक साथ कई वाहन झटके से रुक गए। भद्दी भद्दी गालियां बकते लोग अपने भीजे जबड़ों और भूती आंखों के साथ फिर असंगत तेजी से चल पड़े। न जाने कब सड़क दिनेश को घेर ले आई। रास्ते में से किसी ने नहीं पहचाना।
मुंह धोकर जैसे ही उसने वॉश बेसिन के आईने में देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसमें उसी चाय की गुमटी वाले आदमी का चेहरा पहले से था। वह स्थिर होकर चौकी पर लेट गया। कुछ देर बाद उसने अपने को सांत्वना दी। मेरे आईने में उसका चेहरा कैसे हो सकता है? मुझे भ्रम हुआ होगा। दिनेश के चेहरे पर मुस्कान आई जो ऊपर फैलकर छत के बराबर हो गई। छत से पानी की एक बूंद टपकी जिसे उसने बीच में ही लपक लिया। फर्श पर किसी के